महानुभावों, आप सभी का उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण में बहुत बहुत स्वागत है। We welcome all the delegates from the different parts of the world who have gathered here to participate in the ground breaking ceremony 4th edition। हमारे बीच भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया उनका सम्मान करें। माननीय आप सबका जोश हमें पता है, आप सब ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कल एक बदले हुए उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखी है और आज उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का दूसरा दिन है और हमारे मध्य भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी विराजमान हैं। उत्तर प्रदेश आगमन पर उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री महोदय से कृपया माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जो आज के आयोजन के मुख्य अतिथि हैं उनका सम्मान करें और तालियों के साथ स्वागत करें भारत के माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का। The topic of today's conclave is Destination UP Emerging Hub for Foreign Investments in India, and we have 6 distinguished speakers, Mr. M.A. Yusuf Ali, Chairman and MD of Lulu Group. We have with us Major General Sharafuddin Sharaf, Vice Chairman of Sharaf Group. We have also with us Mr. Benoit Renard, the MD of Air Liquid. We have Mr. A.K. Chalamala Shetty of Greenco. We have Mr. Carmelo Espeleta from Torna Sports, and we also have with us Mr. Sachin Agrawal, CMD of PTC Limited. To begin with, I request the Infrastructure and Industrial Development Commissioner, Government of Uttar Pradesh, Shri Manoj Kumar Singh ji, to please come forward for setting the agenda of today's conclave. IIDC Sir, Mr. Manoj Kumar Singh ji. नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी भारत सरकार, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी, राज्य मंत्री औद्योगिक विकास, समन्वय विभाग के मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, साथियों, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे और फॉर्चून ग्लोबल 500, फॉर्चून इंडिया 500 कंपनीज के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक नई और बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाई है। उसी पे विचार विमर्श के लिए आज ये पैनल आपके सामने है। मैं इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी भारत सरकार का स्वागत करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। फॉरेन कैपिटल जब हम अपने प्रदेश में लाने की बात करते हैं तो एक तरह से ये अपनी व्यवस्था, अपनी अर्थव्यवस्था के बाहर से वित्तीय संसाधन को मोबिलाइज करके और अपने स्टेट के विकास में लाने की बात होती है। इसके साथ नई टेक्नोलॉजी आती है, नई कार्य संस्कृति आती है और ये हमें मदद करता है एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में और एक लिंकेज क्रिएट करने में जो कि वर्तमान में नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता है। साथियों, जब हम फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें इक्विटी और लोन दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी परियोजना में डेट और इक्विटी दोनों ही होते हैं, बल्कि डेट का अमाउंट ज़्यादा होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इक्विटी के कंपोनेंट को मानते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है इसमें डेट प्लस जो इक्विटी है दोनों को कंप्यूट किया जाता है और उनको अगर 100 करोड़ से अधिक का निवेश है तो उसके लिए जो सरकार ने सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है वो अभूतपूर्व है। 25% की कैपिटल सब्सिडी 7 वर्षों के अंदर देने की बात है। 100% तक जो इन्वेस्टमेंट है उसका नेट SGST रीइंबर्समेंट 10 साल के अंदर करने की बात है। सबसे बड़ी सुविधा उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जो है
वो फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी की है। जमीन यूपी की उपजाऊ है, खेती के लिए बहुत काबिल है, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। लेकिन किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप में 10% तक लैंड कॉस्ट होना चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। इसलिए FDI के लिए और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज के लिए 75% तक फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी देने की बात है। इस क्रम में अभी तक सरकार ने 2 कंपनियों के प्रपोजल अप्रूव किए हैं। एक फूजी सिल्वरटेक जापानीज कंपनी, जिसको यमुना एक्सप्रेसवे में दिया गया है लैंड, और दूसरा अशोक लीलैंड जो लखनऊ में जिनको लैंड दिया गया है, वो फॉर्च्यून इंडिया 500 के तहत आते हैं। इस पॉलिसी के अंदर स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन है। इस पॉलिसी के तहत अगर वो इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को नौकरी देती है अपने यहाँ, तो हर महीने सरकार की तरफ से 5,000 रुपये 5 सालों तक उस कंपनी को दिए जाएंगे, और उस कंपनी में 500 तक ऐसे जो यूपी के नौजवान नौयुवतियाँ हैं, उनको नौकरी मिलने पे 5,000 रुपये तक का कुल 5 साल की अवधि में लगभग 15 करोड़ की सहायता दिए जाने का निर्णय है। साथियों, FDI पॉलिसी और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनीज का निवेश लाना और उसको बढ़ाना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। उसी क्रम में आज का ये वर्कशॉप है। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद IIDC महोदय। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, जिनके मार्गदर्शन में जिनका मंत्रालय यह सब कार्य कर रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, माननीय नंदी जी। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत आयोजित इस FDI कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए निरंतर समर्पित उत्तर प्रदेश की पहचान और परसेप्शन को बदलने वाले कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार के कर्मठ एवं परिश्रमी वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र उद्योग विभाग के मंत्री, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार हुआ है, हम सब के मार्गदर्शक परम आदरणीय पीयूष गोयल जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे सहयोगी राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, लुलु ग्रुप के चेयरमैन M यूसुफ अली जी, एयर लिक्विड के MD श्री बेनेट रेनॉल्ड जी, डोरोना के CEO कार्मेलो एजेफिलेटा जी, PTC इंडस्ट्रीज के CMD श्री सचिन अग्रवाल जी, ग्रीनको ग्रुप के संस्थापक चला मलास एट्टी जी, सर्राफ ग्रुप के वाइस चेयरमैन मेजर जनरल सर्राफुद्दीन सर्राफ जी, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, IIDC मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर जी, देश के जाने माने उद्यमी, सम्मानित डेलीगेट्स, शासन के सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल हम सभी एक ऐतिहासिक समारोह के साक्षी बने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी संपन्न हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा और प्रेरणा भरे शब्दों ने हम सब का उत्साहवर्धन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश के रेड टेप कल्चर को बदलकर
रेड कारपेट कल्चर किया गया है। बीते 7 वर्षों में यूपी में क्राइम कम हुआ है, बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ है। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। आज देश की कमान एक दूरदर्शी, कर्मठ और बहुआयामी व्यक्तित्व परम आदरणीय, परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जिनका एकमात्र ध्येय देश का विकास, समृद्ध और खुशहाली हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने एवं औद्योगिक परिवेश को बदलने को पहली प्राथमिकता दी है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल के माध्यम से भारत के औद्योगिक विकास को एक नई उड़ान मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन में, माननीय उद्योग मंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में ऐसे ही ऐतिहासिक कदमों की बुनियाद पर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खुशहाली और समृद्धि की नई ऊंचाई छू रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति के शिखर पर पहुंचने की ओर निरंतर अग्रसर है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाला और सबसे ज़्यादा संसाधनों वाला प्रदेश होने के कारण उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संभावनाओं वाला प्रदेश है। हमारी सरकार इन संभावनाओं को साकार करने की दिशा में एक प्रभावी रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण की प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के वर्तमान और भविष्य को संवारने के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट $1 ट्रिलियन के संकल्प की बुनियाद बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हेतु शीर्ष जनपद बनकर उभरा है और राज्य में विदेशी कैपिटल इनफ्लो का उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए डाटा सेंटर के अनुसार पिछले 4 वर्षों में, अगर हम 2000 से 2017 की बात करें, इन 10 वर्षों में जो हुआ था उससे भी बढ़कर 4 गुना की वृद्धि हुई है। मैं पुनः आप सभी का, सम्मानित मंच का और इस पंडाल में उपस्थित एक एक जन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, the Honorable Minister, sir. May I request the dignitaries on the dais to please come forward for the launching of the booklet, UP, Emerging Destination for Foreign Investments in India. अब समय है जब उत्तर प्रदेश जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में उसके चौथे संस्करण में, 4th एडिशन में आज जो कॉन्क्लेव है उसका विषय है यूपी एमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। बुकलेट का लॉन्च, बहुत बहुत धन्यवाद। वी हैव मेनी कॉर्पोरेट जायंट्स हु विल शेयर देयर व्यूज अबाउट द बिजनेस in the changed UP or changing UP. Now I invite Mr. M.A. Yusuf Ali, Chairman and MD of the Lulu Group, to please address the conclave. Mr. Yusuf Ali. Honorable Chief Minister, Ministers, secretaries, government officials, captains of industry, friends, brothers and sisters. When we are today discussing about the foreign investment, let me start by saying that this state has great opportunities in several sectors, including food processing sector for investments. Investors look for things before investing. They are visionary leadership, strong economy, good infrastructure, and ease of doing business. We have
these four investors look for four things before investing. They are visionary leadership, strong economy, good infrastructure, and ease of doing business. We have all these four things in India and in the state of Uttar Pradesh. India is blessed to have a visionary leadership under Sri Narendra Modi ji. Similarly, the state of Uttar Pradesh is progressing day by day under the great leadership of Yogi and Yogi ji. This is the reason why a number of foreign investments are coming to India and particularly to the state of Uttar Pradesh. I still remember that when we decided to construct North India's biggest shopping mall in Uttar Pradesh, we selected the multicultural city of Lucknow. We acquired the land and in the meantime elections were declared. We waited for the new government to know about the new investment policies. When Sri Yogi Adityanath ji took over as the Chief Minister of this great state, Uttar Pradesh, I visited the CM on 9th August 2017 to pay my respect and congratulate and also explain about our project. I showed the picture of our shopping mall, how it will look like once completed. I also asked the Honorable CM how we will go ahead with this project. After seeing our proposal, Honorable Chief Minister graciously told me, "आप काम जल्दी कर दीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होएगा और आप जल्दी कंप्लीट कर दीजिए." This is the confidence to investors. Then I requested Honorable Chief Minister that we should come and inaugurate. Graciously agreed, and we are thankful to Honorable Chief Minister who came and inaugurated the shopping mall. Now, 5,500 people are directly employed and 5,000 are indirectly employed. Now the crowd which is coming from UP and the different other states are beyond our expectations. Thank you, Honorable Chief Minister. When Modi ji came to power, our Honorable Prime Minister met non-resident NRIs, non-resident Indians, and asked about the difficulties they are facing to invest in India. NRIs from all over the world, including me, briefed our Honorable Prime Minister about the issue. Because of our Prime Minister's valuable intervention, non-resident Indians started investing in India as NRI investment are now treated as domestic investment. Today, we have the food processing and fruits and vegetable sourcing centers in different parts of UP. We are thankful to the government of Uttar Pradesh for providing us land in Greater Noida, 10, where we are coming up with the food processing plant. This 100% export-oriented food processing unit with state-of-the-art German technology and spread over area of 20 acres to land, having food processing, cold storage, fruits and vegetable packaging with the capacity of 25,000 tons. This will create both the direct and indirect employment, 2,500 people. 30% of the works are completed and we are expecting to open this year. From Uttar Pradesh, we are exporting significant quantity of fruits, vegetables, food products, and garments, sarees, and other products. We are the first export potatoes and lychees from Uttar Pradesh. As the Honorable Minister of Commerce and Industry, Sri Piyush Goyal ji, we are thankful to Piyush ji for the all valuable help and support extended to all exporters. Our Honorable Minister Piyush ji is a hard-working and dynamic personality. I have personally witnessed untiring works of Piyush ji from the morning 7 till early morning AM in the World Economic Forum in Davos. Our Honorable Minister is also an encyclopedia, replying many questions in different subjects
asked by the participants attending from all over the world in panel discussions in World Economic Forum. Thank you, PULD, for being such inspiration for all of us. Let me conclude by saying that Middle East government and government entities are seriously considering to invest in the state of Uttar Pradesh. I also sincerely thank the Honorable Chief Minister and the government of Uttar Pradesh for having me here today. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Yusuf Ali, for your kind words. We also have with us Major General Sharafuddin Sharaf Group's Vice Chairman, requesting him to please enlighten the audience with his understanding of the subject. General Sharafuddin Sharaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Namaste everybody. Adharniya Shri Piyush Goyal ji, Minister of Commerce, Industry, Government of India. Adharniya Shri Ashwani Krishna ji, Minister of IT and Electronics, Government of India. Adharniya Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Ministers, Dignitaries, ladies and gentlemen, distinguished guests. I am delighted to be in Lucknow, Uttar Pradesh, which is the center of the Bharatiya Sanskriti or Parampara and the land of Ganga and Yamuna. I would like to highlight why we have committed to continue our investment in Uttar Pradesh and India. A man, a family, a society, a nation step ahead to invest their hard-earned money only if they are fully satisfied and assured that their investment will be productive. UAE and India relationship is not taking steps but running to achieve milestones. This is only possible because both treat each other like one family. As PM Shri Modi ji said, UAE feels like home, not only for me but for all Indians. It is a home for all. क्योंकि घर पर ही आदमी आता जाता है. Similarly, for the leaders and the people of UAE, India is home. Both feel secure and safe and happy to be in each other's home and country. Both the nations feel that this is our country. Having reached this stage, no one can stop the momentum of cross-border investments, trade and transactions, relationships, as well as making their home in UAE or India. And now for further acceleration, tools are in place with several bilateral agreements and treaties signed to create the perfect environment to increase investments in several fields between the both countries. As a result of all of the above, today UAE is the third largest trade partner of India and the seventh largest investor in India. Every nation, however big or small, evolves over a period of time and restructures and reinvests itself along the way, always for better. India is a good example, and the Indian government and bureaucracy is an excellent example of how nations evolve their governments. Governance and bureaucracy, we only need to put our ideas across, then work relentlessly jointly with the bureaucracy and the government to get the laws, policies and regulations changed and evolve to enable seamless investment flow by Indians and non-Indians into a market of 1.4 billion people which has all the credentials and the strength to grow, perhaps into one of the top 3 large economies of the world. All the above has been only possible because of the foundational bond between the people of both countries. This relationship has developed over the last several centuries
and has now reached a stage of bloom and prosperity. The investments have gone beyond the traditional fields of trade and commerce into coordinated joint research and actions in the field of medicine, agro, science, space research, tech research, fintech, higher education, etc., ensuring that not only people, but people with their knowledge and with their money, with their scientific know-how and innovation are now freely interacting between both the countries without barrier of any kind. The only way one can describe such a relationship is by calling the aspirational trend and model between India and UAE of becoming one home should spread to the rest of the world, transforming the earth into a peaceful, secure and happy home for the people of the world. Nations are built by people, and relationships between nations are also built by people. Wishing the people of UAE and India great future full of prosperity. God bless all. Barakallah feekum. Ishwar sabka bala kare. Thank you. Thank you so much. May I request our distinguished speakers to please keep their speech short of 2 to 3 minutes and oblige us. In this context, now I call upon Mr. Benoit Renard, MD of Air Liquide, to please come for your kind words. Mr. Benoit Renard. Namaste. Honorable ministers, respected dignitaries and distinguished guests, dear sirs, dear madams, it is my honor and great pleasure to represent Air Liquide today at this conclave promoting Uttar Pradesh as an emerging destination for foreign investment in India. Air Liquide is a world leader in gases, technologies and services for industry and health. Oxygen, nitrogen and hydrogen are essential small molecules for life, matter and energy. Incepted in the year 1902, operating in more than 80 countries, Air Liquide's ambition is to be a leader in its industry, delivering a long-term performance and contributing to sustainability with a strong commitment to climate change and energy transition. In India, we have been present since 1996. We operate 5 production facilities, serving more than 1,200 customers with 450 highly engaged employees. We are optimistic to expand and grow. I was invited today to share my experience about our latest investment in India, the 6 oxygen production units located in Uttar Pradesh at Kosi Kalan in Mathura district. This new plant, which will be commissioning in the coming weeks, will produce 250 tons per day of oxygen, nitrogen and argon, and will enhance our capacity to serve the customers in North India, boosting the state economy and creating employment opportunities. In particular, our products will be used for manufacturing application, welding, cutting, for environmental preservation, wastewater treatment, and contributing to the decarbonization to hard-to-abate sectors like cement industry. The facility is also designed to fulfill the medical oxygen demand in Uttar Pradesh. This new investment of 250 crore rupees illustrates our commitment towards Uttar Pradesh. The Air Liquide Group is committed to sustainability objective with a reduction of 1/3 of CO2 emission by 2035 and achievement of carbon neutrality by 2050. In this regard, we'll start the new plant in Kosi with 40% green energy after stabilization. Let me now share with you our experience as foreign direct investors joining the community of Uttar Pradesh.
telling you that the project was smoothly executed without any hurdle would sound wrong, because it is never the case in India or to another place of the world. By telling you that we have received the right support in order to expedite the decision when it was required, it is the truth. I would like to warmly thank the Uttar Pradesh authorities who are working diligently to make this region as a preferred destination for foreign investors. Thanks to the constant collaboration between our respective teams and in the frame of the oxygen production policy, we are able to expedite the funding of this project together and with a strong financial support. The loan allotment has been done in a very short time, and we have received the right support when we have faced issues related to raw water and power supply. I wish mention and sincerely thank the professionalism and constant support from the Department of Industry, Invest UP, UPSIDA, UPPCL, UP Jal Nigam, Nijnesh Mitra, and Natural Administration and state regulatory authorities. And I would like especially to thank Mr. Manoj Kumar Singh, Infrastructure and Industrial Development Commissioner, and his predecessor, Mr. Arvind Kumar. As we know, Uttar Pradesh is a potential new growth engine of India, and the government is acting to make Uttar Pradesh the emerging destination for foreign investors. In this regard, I had a review of the new foreign direct investment policy introduced on 31st October 2023. And to be honest, my first comment was we have invested too early in Uttar Pradesh. On the later mode, I'm joking, but overall, the new policy aims to provide comprehensive support to foreign investors, addressing the right aspects of investment and business operations expected by a foreign company as a newcomer in Uttar Pradesh. I do believe that by offering financial incentives, tax benefits, infrastructure support, regulatory assistance, and a single point of contact, the government of Uttar Pradesh has taken the right decision to attract foreign investments, promote economical growth, and create employment opportunities. In particular, several key initiatives caught my attention, are important to me, like skill development subsidy, green industry incentive, industrial housing, and logistics subsidies. On behalf of Air Liquide Group, I would like to reiterate our strong commitment towards progressive investment in India in the coming years. We are keen to act for people in India, the energy transition, and we will proudly advocate India as an attractive business destination to various global companies. Finally, Air Liquide is privileged to continue contributing to the journey of Uttar Pradesh, and we wish grand success to the vision of Uttar Pradesh New India Growth Engine. Dhanyavad. Thank you so much. Now I request the CEO of Dorna, Mr. Carmelo S. Peleta, to please express his views about the GBC 4.0. Mr. Carmelo. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Honorable Chief Minister Uttar Pradesh, Yogi Ji. Thank you, Minister of Commerce of India, Sarijas Goyal. Thank you to all authorities and gentlemen. Thank you for giving MotoGP the opportunity to present in such an important, significant event. Bharat GP, from the first time I visit India, the MotoGP project, the government of Uttar Pradesh has shown amazing support to organize the first ever MotoGP in India. And this support translated into an incredible, successful, inaugural event. Over 110 million euros economical impact, which is 9,500 crowns, including 12 million estimated media value, with more than 400 million homes reached globally. The Bharat GP helped to create over 12,000 employment positions and a direct staff
expenditure of 10 million euros in Uttar Pradesh. Over 110,000 spectators witnessing in the breathtaking racing. 80% then come from outside the state of Uttar Pradesh, and 5,000 international staff and journalists traveling from about the show. I want to personally extend the gratitude in the name of all the MotoGP family to the government of Uttar Pradesh, which through a new direct agreement through InvestUP ensure the MotoGP will continue to be successful in the state up for the years to come. Thank you, Chief Minister Yogi Ji. Global sporting properties are currently on a high note, and MotoGP is the clear example of that. 2023 was a very special and very positive year for MotoGP. We implement the biggest change in our events, introducing sprint races on Saturday on our events, as well introducing the Hero Walks and the rest of improvements, which has been historical spectators' attendance this season, double the TV audience on Saturday, and continue to grow in digital channels. Digital is hugely important for us. To new generation is vital to MotoGP, and it is our target, is one of the reasons why Asia as continent is strategic for MotoGP. Asia has a really young population, on which India clearly is the pinnacle, as well as the incredible social and industrial importance of motorcycle. With Japan, Malaysia and Qatar having been in the calendar for 20 years, and in the last decade, Thailand, and last year India has joined in the MotoGP calendar. The government of all these countries has seen the MotoGP the opportunity to hold a truly global event, which come back after year after, and improves the year after year, with incredible global exposure for the region and creating huge economical impact. International sport events such as MotoGP are a huge asset and a clear example that the country the more well prepared to host the Olympic Games in the short term. MotoGP is much more than sport. It's entertainment, it's a global visibility, it's an industry, economic and cultural social equity. MotoGP represent the industry. The two-wheel mobility in India is the biggest market in the world, and more than 300 million motorcycles in the road industry, and 50 million sold every year. MotoGP is the platform in which leading, including motorcycling technology. The same applies for the cycling tires motorcycling, introducing MotoGP before anywhere else. 2024 is particularly important year, with the introduction of sustainable fuels in all the classes of MotoGP. During the 2023 Bharat GP, we held an investor summit to brief all the terms on Uttar Pradesh, attractive investment policies, and to take the opportunity available through InvestUP. Most MOUs of value of 13,006 crowns were raised, and for 2024 the target is to exceed. Ready to come and award. I want to finish off by again thank you to the staff of Uttar Pradesh and their support of MotoGP, and by congratulating them for a fantastic event this year. We are convinced of the great success of the MotoGP. Thank you. Thank you so much, Mr. Espeleta. Now I request Mr. Mahesh Pandey of Greenco Group to please come on the dais and make your speech short and crisp. भारत के हैं आप, महेश पांडे जी, गागर में सागर भरें, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी और मंच पर बैठे सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। समय का अभाव है तो मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट लूंगा। मुख्यमंत्री जी, हम ग्रीन एनर्जी की इंडिया की सबसे नई कंपनियों में से एक हैं, और पिछले 15 साल की अवधि में अब तक हमने 10 गीगावाट का प्रोडक्शन चालू कर दिया है, और $12 बिलियन हम देश के विभिन्न राज्यों में लगा चुके हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का देश को ऊर्जा निर्भर बनाने का एक संकल्प है। आज के डेट में हम 95 बिलियन डॉलर के करीब का कच्चा तेल आयात करते हैं और ये हमारे टोटल आयात का 19% के करीब है। हम पहली बार भारत एक ऊर्जा आयात के बजाय ऊर्जा निर्यात का देश बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम देश में पंप स्टोरेज बेस्ड 8 परियोजनाओं को चालू किया है। पहली परियोजना जो 2 बिलियन डॉलर की लागत से बनी है, आंध्र प्रदेश में इस साल मई में चालू हो जाएगी। मैं यहां सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये जो 8 परियोजनाएं हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में लगा रहे हैं, यहां पर हमको प्रथम अनुमति में 2 से 2.5 साल का समय लगता है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर ये पहली अनुमति हमको 6 महीने की अवधि के अंदर अंदर में मिली है। ये अवधि इतनी कम है क्योंकि हमारे सारे जो इन्वेस्टर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इन्वेस्टर GIC सिंगापुर, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ऑरेक्स कैपिटल जापान हैं और इन लोगों का हम लोगों के ऊपर इतना भरोसा है कि हम भारत के किसी भी राज्य में जाकर परियोजनाओं को लगा सकते हैं। बट जो उत्तर प्रदेश ने हमको सहयोग दिया, उस 2 साल की अवधि को कम करके 6 महीने में ले आए, ये हमारे लिए इतना प्रोग्रेसिव है कि हमारे सारे इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम 2026 तक 70,000 करोड़ रुपया इस राज्य में इन्वेस्ट कर दें। और ये इन्वेस्टमेंट न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में इतना आगे ले जाएगा क्योंकि हमारा संकल्प है कि हम न सिर्फ हरित ऊर्जा बनाएं, बल्कि हम हरित ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन केमिकल्स बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी अगले 10 साल में अपने आप को स्थापित करें। मैं आपके इस सहयोग के लिए बहुत ही आभारी हूं। हमारे मित्र अनिल चलामला शेट्टी जो इस पहली जनरेशन के 15 साल के पहले एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं और हम लोग आपको ये वादा करते हैं सर कि 2026 में हम इस परियोजना को यहाँ से लागू करके और पहला एक्सपोर्ट का काम शुरू करेंगे। धन्यवाद और इस मौके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महेश पांडे जी। मित्रों, किस प्रकार उत्तर प्रदेश बदल रहा है, यहाँ की लगातार 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज ने उत्तर प्रदेश का परसेप्शन पूरी दुनिया के सामने कैसे बदला है, उसे ऑडियो वीडियो माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं ये फिल्म। Uttar Pradesh, a state of possibilities, has undergone a profound transformation in its economic infrastructure and is steadfastly advancing to emerge as a leader in the economic arena. Following the footsteps of the central government, the state government is also aiming to attract major foreign investments and reach the $1 trillion economy mark. Uttar Pradesh has emerged as a leading destination for foreign direct investment, attracting offers worth an impressive 38 lakh crore rupees at the 2023 UP Global Investors Summit, supported by more than 25 sector policies. The government has also extended its outreach to 21 cities, spanning 16 countries, attracting foreign investment opportunities. Furthermore, Uttar Pradesh made its mark on the global stage by actively participating in the prestigious World Economic Forum hosted in Davos, Switzerland. In a groundbreaking move to attract global investments, the state government of Uttar Pradesh has introduced the UP FDI Fortune Global 500 and Fortune India 500 Companies Investment Promotion Policy 2023. The policy extends support for skill development, green industry initiatives, logistics and more.
The state government also offers enticing financial subsidies and exemptions aimed at attracting investors. Digital initiatives like Nivesh Mitra is a one-stop platform for all business approvals, providing NOCs, clearances and licenses, including renewals. Similarly, Nivesh Sarathi offers end-to-end solutions for investments from intent to grounding. Examining FDI trends, Uttar Pradesh demonstrated consistent growth, with FDI inflow increasing from 1,738 crores in fiscal year 2020 to 3,372.72 crore rupees in fiscal year 2023. Prominent international investors such as DP World, Sharaf, Lulu Group, Pirosfair, Sifi, SGC Projects and others have reinforced their commitment during this period. Despite challenges, Uttar Pradesh is substantially contributing to the nation's growth and prosperity, a testament to the state's ease of doing business environment for investors. बदल रहा है उत्तर प्रदेश, इसकी एक छवि आप सबने देखी और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य भारत सरकार के माननीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग श्री पीयूष गोयल जी विराजमान हैं। May I request you, sir, to please share your invaluable views about GBC 4.0. तालियों के साथ स्वागत करें भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का। हम सबके प्रिय उत्तर प्रदेश के कर्मठ निर्णायक और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री श्री नंदगोपाल नंदी जी, श्री अनिल राजभर जी, श्री जसवंत सैनी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मनोज कुमार सिंह जी, मंच और मंच के नीचे विराजमान सभी उद्योग जगत के महानुभाव, ऑल द डिस्टिंग्विश्ड कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी युवा शक्ति और हमारी नारी शक्ति, मीडिया के बंधु भाइयों और बहनों, आज वास्तव में लखनऊ आने का आनंद कुछ और ही है। लखनऊ जिस प्रकार से विश्व में प्रसिद्ध है अपने मेहमान नवाजी के लिए, अदा के लिए, और यहाँ के प्रोडक्ट्स भी, चाहे वो चिकनकारी हो, अलग अलग प्रकार से लखनऊ पूरे देश की शान के रूप में हमने वर्षों से देखा, लेकिन आज पूरा विश्व उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बारे में बातचीत कर रहा है। जिस प्रकार से तेज गति से उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तेज गति से बदलाव देखा है, बदलाव महसूस किया है, बदलाव का आनंद लिया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और प्रदेश के 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के जीवन को पूरी तरीके से बदलाव, पूरी तरीके से नए उत्साह, नए उमंग
नए तेज के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक पड़ाव के रूप में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 लखनऊ में आयोजित किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं जिस प्रकार से उन्होंने गत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का चित्र बदला, उत्तर प्रदेश की दिशा बदली, उत्तर प्रदेश की दशा भी बदली। आज वास्तव में सोशल जस्टिस डे है, सामाजिक न्याय दिवस है और सामाजिक न्याय तब तक अधूरी रहती है जब तक समाज के हर वर्ग को, समाज के हर व्यक्ति तक विकास ना पहुंचे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 8 वर्षों में तो कायाकल्प किया ही है उत्तर प्रदेश का, पर ये जो 1 वर्ष उपलब्धियों बड़ा वर्ष रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष 2022 फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हुई थी, जहां 35 लाख करोड़ के निवेश का प्रतिबद्धता संकल्प देश और विदेश के उद्योग ने लिया। वहां से शुरू हुआ गाथा अलग अलग पड़ाव 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम को अपने निवास स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करना, और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 10,24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की एक साथ की, दिस विल बी the most eventful year in the history of Uttar Pradesh. मित्रों, कोई भी निवेशक, कोई भी उद्योजक जब निवेश करने का निर्णय लेता है तो उसके सामने सबसे बड़ा शब्द, सबसे बड़ा जो विषय रहता है वो होता है विश्वास, ट्रस्ट। द डिसीजन टू इन्वेस्ट, द डिसीजन टू सेट अप फैक्ट्रीज, सर्विस सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स is made when you trust that the business climate is conducive, when you trust that the leadership is decisive, leadership is honest, leadership is committed to ensuring a welcome for investors, when the systems are good, good governance exists, and there is a bright future ahead of investors. निवेशक तभी आता है जब उसको विश्वास हो नेतृत्व पर, विश्वास हो व्यवस्था पर, विश्वास हो भविष्य पर। और मैं समझता हूं जब ये तीनों विश्वास निवेशक को मिलते हैं और जब वो प्रदेश में आने के लिए तैयार होते हैं तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रदेश के 25 करोड़ भाई बहनों को भी आत्मविश्वास मिलता है कि हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा, हमारा भी भविष्य अच्छा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश एक दुनिया के सामने मिसाल के तौर पर
आत्मविश्वास से भरा हुआ 140 करोड़ लोग निकल पड़े हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ योगदान दे रहा है, अपने कर्तव्य भावनाओं को निभा रहा है। जिस प्रकार से आज सुशासन प्रदेश में देखने को, अनुभव करने को मिलता है और जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन बनकर तेज गति दे रही है, गरीब कल्याण को तेज गति दे रही है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, मैं समझता हूं अब उत्तर प्रदेश रुकने वाला नहीं है, अब उत्तर प्रदेश थमने वाला नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में जो मेरे आंख के सामने नजरिया दिख रहा है, जिस प्रकार से विश्व भर में भारत की और उत्तर प्रदेश की प्रसिद्धि हो रही है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। वैसे ही आज भारत देखता है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाने में एक प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। मित्रों, जब कोई भी प्रदेश में निवेश की बात होती है तो वो देश के साथ जुड़े हुए 3-4 प्रमुख विषयों के ऊपर निवेशक का ध्यान आकर्षित होता है। सबसे पहला विषय कि देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मैक्रो इकोनॉमी कैसी है, क्या देश मजबूत स्थिति में है, क्या देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तरीके से संभाली जा रही है, देश के पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी या नहीं होंगी। और अगर हम याद करें तो 2014 के पहले किस प्रकार की स्थितियां थी, कैसे विश्व का विश्वास भारत के ऊपर से उठ गया था, कैसे हमें एक फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी यानी विश्व की 5 सबसे कमजोर इकोनॉमीज अर्थव्यवस्था में गिना जाता था, कैसे विदेशी मुद्रा की बात हो तो हम कमजोर स्थिति में थे, महंगाई की बात हो तो महंगाई चरम सीमा पे थी, ब्याज के दर हो तो बढ़ते जा रहे थे, रोजमर्रा कोई ना कोई भ्रष्टाचार के नए आरोप निकलते थे, नए सूचनाएं जनता के बीच आती थी और एक प्रकार से देश का आत्मविश्वास कमजोर हो गया था। देश के लोगों के प्रति भी विश्व में बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं था। हम हमारे भारत का पासपोर्ट लेके विदेश में किधर भी जाते थे तो कोई बहुत ज्यादा उत्साह से हमें नहीं बुलाया जाता, बहुत ज्यादा उत्साह से भारत की तरफ नहीं देखा जाता। ऐसी परिस्थिति देश को विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचा दी थी और भारत के लोगों में भी और उद्योग जगत, निवेश के जगत में भी भारत की कोई बहुत बड़ा गुणगान नहीं होता था। साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं के बारे में देखें तो 2017 के पहले यहाँ किस प्रकार की कानून व्यवस्था थी
उससे हम सब भली भांति अवगत हैं। 2017 के पहले किस प्रकार से यहाँ भेदभाव की राजनीति थी, किस प्रकार से व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, किस प्रकार से 2017 के पहले राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर थी, जिसके कारण नया निवेश, नए उद्योग लगभग ना के बराबर था। चीनी मिलें देख ले तो बंद पड़ी थी, ठप पड़ी थी। किसानी क्षेत्र देख ले तो उत्पादन बढ़ नहीं रहा था। किसानों की हालत मैं समझता हूं बहुत ही कमजोर हो गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश का कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। रेलवे के प्रोजेक्ट्स ठप पड़े थे। नए एक्सप्रेसवेज हो, पोर्ट्स हो, इनलैंड वाटर पोर्ट्स हो, इनलैंड कंटेनर डेपोज हो, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, एयरपोर्ट हो, ये सब व्यवस्थाएं बहुत ही कमजोर स्थिति में थी। यहां से लोग बड़े पैमाने पे पलायन कर रहे थे और ऐसी परिस्थिति में जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली और 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ली, उसके बाद का जो अगर हम चित्र देखते हैं, उसके बाद जो बदलाव आया, जो रिफॉर्म हुआ, जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी तालमेल बिठा के उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया, जिस प्रकार से कोविड की महामारी जैसी बहुत ही गंभीर परिस्थिति में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों का ध्यान रखा। उत्तर प्रदेश ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रुकने नहीं दिया, तेज गति से विकास करते रहा। जिस प्रकार से जो लोग वापस आए उनकी देखभाल के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं दिन रात लगे रहे। जिस प्रकार से परिस्थितियों को, चुनौती को उन्होंने बदला एक अवसर में और उत्तर प्रदेश को तेज गति से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम करने के ऊपर विशेष ध्यान देना हो, चाहे वो सुशासन की बात हो, कानून व्यवस्थाओं को मजबूत करना, अच्छा करना, सरकारी व्यवस्थाओं को पारदर्शी करना, भेदभाव समाप्त करना, यहाँ के लोगों की देखभाल करना, सामाजिक न्याय गांव-गांव तक पहुंचे, लोगों की रोजमर्रा की सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार मिलके जमीनी स्तर पर गांव तक पहुंचाए और लोगों को पूरी तरीके से मुक्ति दे। जो समस्याएं आज से 8-10 साल पहले हम सबके जीवन में देखा करते थे, रोजमर्रा की जरूरतें, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत हो, आधारभूत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध ना हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, सड़कें हो, बिजली, सड़क, पानी, ये सब जो समस्याएं लोगों के जीवन को उलझाए रखती थी, उन समस्याओं के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस प्रकार से मिलके वार किया,
आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलता है। आज देश में 4 करोड़ परिवार यानी 20 करोड़ जो गरीब से गरीब लोग थे, सबसे निचली पायदान पे जो व्यक्ति खड़े थे, उनको मुफ्त में घर मिला। उसमें बड़ी संख्या में योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के गरीबों को मुफ्त में घर प्रदान हुआ। आज करोड़ों भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं मिलती हैं। आज उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवेज प्रदेश के कोने कोने तक कनेक्ट करते हैं, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो। नए नए प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड स्पीड पे लगे, इनलैंड वाटरवेज बने, प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई हुई, चाहे वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, नए बिजली घर हो जो रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा से प्रदेश को पर्याप्त बिजली पहुंचा सके। एक प्रकार से इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जो उत्तर प्रदेश ने बड़े कदम उठाए हैं, मैं समझता हूं उसी के कारण आज देश और विदेश के उद्योजक निवेशक उत्तर प्रदेश में बड़े रूप से अपना कामकाज बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। आज ही मैं देख रहा था ये 10 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कल किया गया, वो प्रदेश के कोने कोने में है। सभी 75 जिलों में कोई ना कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो पश्चिमांचल हो, पूर्वांचल हो या मध्यांचल हो। प्रदेश का कोई हिस्सा आज वंचित नहीं है उद्योग से, नए इंफ्रास्ट्रक्चर से, नए निवेश से। और मैं समझता हूं यही इस देश की ताकत है, यही उत्तर प्रदेश की ताकत है कि आज जो हमारे देश में, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, आज हमारा देश उद्योजकों को एक शांतिपूर्ण वातावरण, अच्छी कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में मिलती है, जो लोकल डिमांड, आज 25 करोड़ लोगों का जो डिमांड है सेवाओं के लिए, सामान के लिए, गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए जो आज देश डिमांड ऑफर करता है, और जिस प्रकार से हमारी युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति आज काम करने के लिए उत्साहित है, जिस प्रकार से वो कर्तव्य भावना से देश के निर्माण के लिए जुट गए हैं, उत्तर प्रदेश विश्व का प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में आज उभर रहा है। फ्रेंड्स, टुडे इंडिया ऑफर्स डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी. The demand for goods and services that India and 1.4 billion Indians offer provide you economies of scale, provide you a rich talent pool, rich talent of management and industrial workers. Uttar Pradesh provides you strong leadership, large demand, excellent infrastructure, growing at breakneck speed,
and a young population. The average age of India and Uttar Pradesh population today is under 30 years. For the next 30 years, India will continue to offer a young population with 2/3 of the people in the working group, in the age group of 35 to 60 years. India will continue to grow as the fastest growing large economy in the world, and over the next 30 years, India expects to add another $30 trillion to our national economy. And Uttar Pradesh will be at the forefront of this growth. Uttar Pradesh today provides one of the best infrastructures, congenial atmosphere, and smart industrial policies, 25 sector-specific policies which will help you and friends from across the world to gain the advantages of Uttar Pradesh and India. I invite investments, both domestic and international, and I'm sure the milestone that Uttar Pradesh has crossed in terms of domestic and international investment with the groundbreaking ceremony of projects of over 10 lakh crores, that's nearly $125 billion at one go, is truly a phenomenal testimony to the astute leadership of Prime Minister Narendra Modi, who also represents Uttar Pradesh, and our hard-working and extremely committed Chief Minister Yogi Adityanath. I congratulate the Chief Minister Yogi Adityanath ji. I congratulate his team. I congratulate the people of Uttar Pradesh who have made this possible, and I am confident that in the years to come, investments, businesses, and every sector and the people of Uttar Pradesh will prosper and provide a tremendous future, a better future for the 250 million people of Uttar Pradesh. मेरी आप सबको बहुत बहुत बधाई, तहे दिल से शुभकामनाएं एक उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। सोच हमारे पूरे जीवन को, समाज को बदलने की ताकत रखती है। सकारात्मक सोच और कुशल नेतृत्व हमें सफलता की उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां हमने कल्पना भी नहीं की होती। भारत के संदर्भ में पिछले 10 वर्षों में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पिछले 7 वर्षों में हमने अपनी आंखों के सामने ये होते देखा है। Ladies and gentlemen, with open arms and a round of applause, please welcome the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, respected Yogi Adityanath ji. May I request you, sir, to please bless us on the good kind words. कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चतुर्थ संस्करण के आज के इस एफडीआई कॉन्क्लेव में मंच पर उपस्थित केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी,
श्री जसवंत सैनी जी, अनिल राजभर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले कल के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उपरांत उत्तर प्रदेश की चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सामने जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्रदेश सरकार प्राप्त करेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस एफडीआई कॉन्क्लेव में उपस्थित केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी इमेज को बदला है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और अगर कहें तो विकसित भारत का एक विकसित उत्तर प्रदेश। 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास का बैरियर ये माना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश के एक अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश में आज हमारे पास प्रकृति भी है, परमात्मा भी है और हमारे युवा प्रतिभा से भरपूर होने के नाते इस त्रिवेणी के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इन 7 वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने में सफलता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। तो इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, जिसे हम सब ने अपने मिशन के रूप में लेकर के और प्रभावी ढंग से अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना करके कानून व्यवस्था के बेहतरीन स्थिति प्रदेश के अंदर दे करके जो माहौल बदला, आज उसका परिणाम है कि सुरक्षा के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था, 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज के अलावा
आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस चतुर्थ संस्करण के साथ उत्तर प्रदेश देश की अब छठी नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भी स्थापित है और एफडीआई और फॉर्चून ग्लोबल 500 पॉलिसी लाने वाला देश के किसी राज्य में से पहला राज्य बन चुका है जो इस प्रकार की पॉलिसी लेकर के आया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एफडीआई से संबंधित जो अब तक की स्थिति थी, सन 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्षों में जितना एफडीआई यूपी में आया था, 19 से 23 के बीच में मात्र 4 वर्ष में हम उसके 4 गुना एफडीआई यूपी के अंदर आया। जब सुरक्षा का माहौल होता है, सरकार की स्पष्ट नीति होती है, नियत साफ होती है, तो हर निवेशक उस सुरक्षित वातावरण में निवेश करने का इच्छुक होता है। आज ये वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 14 फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियां वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, एलजी है, पेप्सिको है, नायरा एनर्जी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हायर है, आइकिया है। ऐसे 14 फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर आज कार्य कर रही हैं, सफलतापूर्वक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 अपना आयोजित किया था, इसमें 400 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की एफडीआई के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरने के एक नए संकेत करते थे। लेकिन उनके सामने चैलेंज था और उस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए आज जब हम लोगों ने ये पॉलिसी दी है, तो इस पॉलिसी के तहत हम लोगों ने लैंड सब्सिडी के लिए, कैपिटल सब्सिडी के लिए, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी हम लोगों ने जो छूट दी है, यह फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों के लिए यूपी एक नया ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। और इस दिशा में जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर या दुनिया के अंदर ऐसे इन्वेस्टर हैं, उन सबको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे यूपी में आए, यूपी में अपना सुरक्षित निवेश करें और यूपी की इन सुविधाओं का लाभ भी लें। यूपी आज इस दिशा में कुछ नया प्रयास प्रारंभ किया है। खासतौर पर हम लोग देखते हैं कि पहले यहां पे शासन के और विभागों के मकड़ जाल में फाइल उलझ जाती थी। आज सिंगल विंडोज पोर्टल के लिए निवेश मित्र पोर्टल आपकी सेवा के लिए समर्पित है। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए आज उत्तर प्रदेश का निवेश सारथी पोर्टल अपने निवेशकों की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहा है। आज यूपी के अंदर सफलतापूर्वक निवेश करने वाले निवेशक के लिए इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आपकी समस्या के समाधान करने के लिए हम लोगों ने इसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास किया है। और इस दृष्टि से मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश अपने निवेशकों के हितों को पूरा संरक्षण देने के लिए तैयार है। एफडीआई से संबंधित जो कॉन्क्लेव है, यह अपने उन सभी
FDIs और फॉर्चून 500 जो कंपनियां हैं उनको प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश करने और इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उनका उत्तर प्रदेश में निवेश पूरी तरह सुरक्षित होगा और उन्हें बिजनेस का एक नया आनंद प्रदान करने में योगदान देगा। मैं आज के इस कॉन्क्लेव में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और जिन महानुभावों ने मंच पर आज अभी उत्तर प्रदेश के इस माहौल के बारे में यहां पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब इस कॉन्क्लेव में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं इन्वेस्ट यूपी के CEO श्री अभिषेक प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। श्री अभिषेक प्रकाश। आज के इस FDI कॉन्क्लेव जिसका कि फोकस हमारा इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया उत्तर प्रदेश है, मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ आई एक्सटेंड आवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री पीयूष गोयल जी फॉर हिज ग्रेसफुल प्रेजेंस एंड हिज गाइडेंस। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री एवं इंडस्ट्रीज मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री जसवंत सैनी जी MOS, श्री अनिल राजभर जी, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, IADC उत्तर प्रदेश, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आवर esteemed स्पीकर्स एंड द इंडस्ट्री लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, एकेडमिशियंस, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, आप सभी का गवर्नमेंट ऑफ यूपी और इन्वेस्ट यूपी की ओर से आज के इस कॉन्क्लेव के में बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। माननीय गणमान्य अतिथि यहां से निकलेंगे और आप सब यहीं बैठे हैं। अभी रिकी केज आपके सामने आने वाले हैं, 3 बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता। बेंगलोर से आपके लिए आए हैं रिकी केज, बहुत जल्द आपके समक्ष होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान हो रहा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अत्यंत लोकप्रिय हैं युवाओं के बीच में, क्योंकि वो